हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 15 साउथ एशिया इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन श्रीलंका। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें श्रीलंका के पार्टी सिस्टम का नेचर समझना है। मतलब हमें बताना होगा कि कैसे वहां के पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हुए, कौन से मेजर पार्टीज डोमिनेंट रही, कैसे एथनिक और लिंग्विस्टिक डिविजन्स ने पॉलिटिक्स को शेप किया और इस सिस्टम का डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। श्रीलंका का पार्टी सिस्टम उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यह सिस्टम उनकी एथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। 1948 के इंडिपेंडेंस के बाद से वहां के पॉलिटिक्स में 2 बड़ी पार्टीज काफी दिनों तक डोमिनेंट रही है। साथ ही माइनॉरिटी पार्टीज और एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स ने भी इस सिस्टम को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। इसको समझने के लिए हमें 2 बड़ी पार्टीज, कोएलिशन पॉलिटिक्स और रीसेंट चेंजेस को देखना होगा। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन। इंडिपेंडेंस के बाद यूनाइटेड नेशनल पार्टी (UNP) एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में आए जो एलिट और प्रो वेस्टर्न पॉलिसीज को सपोर्ट करती थी। 1951 में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (SLFP) बनी जो नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट लीनिंग्स के साथ रूरल सिन्हलीज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी। धीरे धीरे वहां का पार्टी सिस्टम एक 2 पार्टी सिस्टम बन गया जिसमें UNP और SLFP पावर शेयर करते रहे। 2. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टी सिस्टम। 2 बड़ी पार्टीज का डोमिनेशन। UNP और SLFP ने पॉलिटिक्स को कई सालों तक डोमिनेट किया। कोएलिशन पॉलिटिक्स। कई बार इन दोनों पार्टीज को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए माइनॉरिटी तमिल और मुस्लिम पार्टीज के सपोर्ट की जरूरत पड़ी। एथनिक और लैंग्वेज डिवाइड। सिन्हलीज और तमिल डिवाइड ने पार्टी पॉलिटिक्स को डीपली अफेक्ट किया। 1956 का सिंगला ओनली एक्ट ने एथनिक टेंशन्स को और बढ़ाया। पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म। दोनों पार्टीज ने अलग अलग पॉपुलिस्ट पॉलिसीज अपनाई। SLFP सोशलिज्म के तरफ थी और UNP फ्री मार्केट रिफॉर्म्स प्रमोट करती थी। 3. रोल ऑफ माइनॉरिटी एंड एथनिक बेस्ड पार्टीज। तमिल पार्टीज। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (TULF) और लेटर तमिल नेशनल अलायंस (TNA) तमिल पॉपुलेशन के लिए काम करती थी और ऑटोनॉमी की डिमांड रखती थी। मुस्लिम पार्टीज। श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस (SLMC) ने मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज को उठाया और हन पार्लियामेंट में किंगमेकर की रोल प्ले किया। इन पार्टीज की वजह से नेशनल पॉलिटिक्स को एथनिक पर्सपेक्टिव के बिना समझना मुश्किल हो गया। 4. रीसेंट ट्रेंड्स एंड शिफ्ट्स। रीसेंट ईयर्स में राजपैक्सा फैमिली और श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (SLPP) काफी स्ट्रॉन्ग हो गई। SLPP ने सिंगला नेशनलिज्म और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के साथ मास सपोर्ट लिया। ट्रेडिशनल पार्टीज जैसी UNP और SLFP की स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है। आप सिस्टम में फ्रैगमेंटेशन बढ़ गई है, छोटी छोटी पार्टीज भी रीजन और कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। सिविल वॉर 1983 to 2009 के टाइम पॉलिटिक्स और ज्यादा पोलराइज्ड हो गया था और माइनॉरिटी पार्टीज मार्जिनलाइज्ड हो गई थी। कंक्लूजन। श्रीलंका का पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी के दोनों साइड्स को दिखाता है। एक तरफ कंपटीशन और ऑल्टरनेशन ऑफ पावर है, दूसरी तरफ एथनिक डिवाइड और इंस्टेबिलिटी भी। अब राजपैक्सा और SLPP जैसे पॉपुलिस्ट फोर्सेस ने इस सिस्टम को रीशेप कर दिया है। फ्यूचर में एक इंक्लूसिव पार्टी सिस्टम की जरूरत है जो एथनिक और कम्युनिटी गैप्स को ब्रिज कर सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write a note on the challenges of pluralism in South Asia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि प्लूरलिज्म का मतलब साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है और फिर उसके मेन चैलेंजेस को डिस्कस करना है। आंसर में हमें सोशल, कल्चरल, एथनिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रॉब्लम समझाकर लिखना है, विद एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका etc. साथ है ये भी बताना है कि ये चैलेंजेस डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
प्लूरलिज्म का मतलब होता है अलग अलग कम्युनिटीज, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चर्स का एक सोसाइटी में साथ साथ रहना। साउथ एशिया दुनिया के सबसे ज्यादा डाइवर्स रीजन्स में से एक है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स जैसे कंट्रीज इंक्लूडेड है। हर देश अपनी यूनिक डाइवर्सिटीज के साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन यही प्लूरलिज्म कभी कभी टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और गवर्नेंस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इस आंसर में हम प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके मेजर चैलेंजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. एथनिक और लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। साउथ एशिया में एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जैसे इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, श्रीलंका में तमिल सिन्हलीज डिवीजन और नेपाल में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स। ये डाइवर्सिटी कभी कभी टेंशन क्रिएट करती है। एग्जाम्पल, श्रीलंका का तमिल सिन्हलीज कॉन्फ्लिक्ट जो एक लंबी सिविल वॉर का रीजन बना। पाकिस्तान में सिंधी पंजाबी इश्यू और बलूच सेपरेटिज्म चलती हुई प्रॉब्लम्स है। ईस्ट पाकिस्तान का बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट भी एक लिंग्विस्टिक स्ट्रगल का एग्जाम्पल है जिससे बांग्लादेश बना। 2. रिलीजियस डाइवर्सिटी और कम्युनलिज्म। साउथ एशिया में हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म जैसे मेजर रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये डाइवर्सिटी एक रिचनेस भी है और एक चैलेंज भी। इंडिया में हिंदू मुस्लिम टेंशन्स और कम्युनल राइट्स हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम रहे हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स और माइनॉरिटीज की मार्जिनलाइजेशन एक इश्यू है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के राइज ने रिलीजियस डिविजन्स को और डीपन कर दिया है। 3. कास्ट, क्लास और सोशल इनइक्वालिटीज। इंडिया और नेपाल में कास्ट सिस्टम अभी भी प्लूरलिज्म के लिए बैरियर है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के बावजूद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी ने कम्युनिटीज के बीच रिजेंटमेंट को बढ़ाया है। ट्राइबल्स और लैंडलेस ग्रुप्स अक्सर अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करते हैं। वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, जो प्लूरलिज्म के लिए एक एक्स्ट्रा चैलेंज है। 4. पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस। प्लूरलिज्म को अकोमोडेट करने में पॉलिटिकल सिस्टम्स वीक पैड जाते हैं। मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स अक्सर माइनॉरिटीज की वॉइस को सप्रेस करती है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने कभी कभी डोमिनेंट ग्रुप्स को फेवर किया है, जिससे माइनॉरिटीज एलियनेटेड हो गए। इंडिया का फेडरल सिस्टम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है, लेकिन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और नई स्टेट्स की डिमांड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे टेररिज्म और रिफ्यूजी क्राइसिस, रोहिंग्या इशू भी प्लूरलिज्म के लिए एक चैलेंज है। कंक्लूजन। साउथ एशिया की स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी है, लेकिन यही डाइवर्सिटी अगर मैनेज ना हो तो एक वीकनेस बन जाती है। एथनिक, रिलीजियस, कास्ट और पॉलिटिकल चैलेंजेस डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी को वीक करते हैं। प्लूरलिज्म को बचाने के लिए इंक्लूसिव पॉलिसीज, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और टॉलरेंस को प्रमोट करना जरूरी है। सिर्फ डायलॉग और अकोमोडेशन से हाई साउथ एशिया अपनी डाइवर्सिटी को एक एसेट बना सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Identify the main characteristics of structural adjustment programs. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स (SAP) के बारे में लिखना है। मतलब ये बताना है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए द डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके मेन फीचर्स क्या थे, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, फिस्कल ऑस्टेरिटी और ग्लोबलाइजेशन। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स (SAP) IMF और वर्ल्ड बैंक के अंडर 1980 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जब डेवलपिंग कंट्रीज डेट क्राइसिस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फेस कर रही थी। इनका मेन एम था इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, बजट बैलेंस और कंट्रीज को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना। इसके लिए पॉलिसीज आई जैसे सरकारी कंट्रोल कम करना, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना और ट्रेड लिबरलाइजेशन। अब हम सबके में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को कम करके इकोनॉमी को ओपन करना। सबके अंडर इंपोर्ट टैरिफ्स, क्वोटास और सब्सिडीज कम की गई। डोमेस्टिक मार्केट्स फॉरेन गुड्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन किए गए। एग्जाम्पल, इंडिया के 1991 के रिफॉर्म्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट कंट्रोल्स को लिबरलाइज किया गया। इम्प्लीकेशन। लिबरलाइजेशन से ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज को ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। 2. प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस।
प्राइवेटाइजेशन का मतलब है सरकारी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में देना। सब ने इससे प्रमोट किया एफिशिएंसी बढ़ाने और गवर्नमेंट के फिस्कल बर्डन को कम करने के लिए। एग्जाम्पल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैंक्स और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स प्राइवेटाइज किए गए। इम्प्लीकेशन, एफिशिएंसी बढ़ी लेकिन जॉब लॉसेस और इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हुई। 3. फिस्कल ऑस्टेरिटी एंड रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिस्कल ऑस्टेरिटी का मतलब है सरकार अपने खर्चे को कंट्रोल करे और बजट डेफिसिट कम करे। इसके लिए सब्सिडीज कम की गई और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्चा रिड्यूस किया गया। एग्जाम्पल, साउथ एशियन कंट्रीज ने IMF के कहने पर फूड और फ्यूल सब्सिडीज कम की। इम्प्लीकेशन, बजट कंट्रोल हुआ लेकिन गरीब लोगों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। 4. डीरेगुलेशन एंड मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स। डीरेगुलेशन का मतलब है गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा रूल्स और लाइसेंस को हटा देना। सबके अंडर मार्केट फोर्सेस को प्राइस और प्रोडक्शन डिसाइड करने दिया गया। एग्जाम्पल, इंडिया में लाइसेंस राज खत्म हुआ 1991 रिफॉर्म्स के बाद। इम्प्लीकेशन, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े लेकिन स्टेट का कंट्रोल एसेंशियल सेक्टर्स से कम हो गया। 5. एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। सब ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह एक्सपोर्ट प्रमोशन पर फोकस किया। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना और डेट रिड्यूस करना मेन टारगेट था। एग्जाम्पल, बांग्लादेश का गारमेंट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज के वजह से ग्रो किया। इम्प्लीकेशन, एक्सपोर्ट्स बढ़े लेकिन इंटरनेशनल क्राइसिस से डिपेंडेंसी भी ज्यादा हो गई। 6. मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सब ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज करना और बैंकिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इंटरेस्ट रेट्स डिरेगुलेट हुए, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स को एलो किया गया। एग्जाम्पल, श्रीलंका ने अपना फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइज किया सब पॉलिसीज के टाइम। इम्प्लीकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम मॉडर्न हुआ लेकिन ग्लोबल मार्केट के रिस्क्स भी बढ़ गए। कंक्लूजन, ओवरऑल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स का एम था डेवलपिंग इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करना और उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट करना। इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और ऑस्टेरिटी को प्रमोट किया, लेकिन इसका सोशल इम्पैक्ट मिक्स्ड रहा। एक तरफ इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई, दूसरी तरफ गरीब लोगों पर बर्डन बढ़ा। इसलिए सबको एक मिक्स्ड लेगेसी के रूप में देखा जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. How does the rise of sectarian forces affect the security in South Asia? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि जब साउथ एशिया में रिलीजियस, कास्ट या एथनिक आइडेंटिटी पर बेस्ड सेक्टेरियन फोर्सेस बढ़ती है तो उसका रीजनल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ता है। हमें बताना है कैसे ये टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेक्टेरियनिज्म का मतलब होता है अपने धर्म या समुदाय के प्रति एक्सट्रीम लॉयल्टी रखना और दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ हॉस्टिलिटी दिखाना। साउथ एशिया में ये एक पुरानी समस्या रही है जो अभी भी इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देती है। सेक्टेरियन वायलेंस ने डेमोक्रेसी को कमजोर किया है, कम्युनल हार्मनी को तोड़ दिया है और रीजनल कोऑपरेशन को वीक बनाया है। इस आंसर में हम देखेंगे कि सेक्टेरियनिज्म साउथ एशिया की सिक्योरिटी को किन किन तरीकों से अफेक्ट करता है। मेन बॉडी। 1. इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन स्टेट्स। रिलीजियस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। पाकिस्तान में सुन्नी शिया टेंशंस, इंडिया में कम्युनल राइट्स और श्रीलंका में सिन्हलीज तमिल कॉन्फ्लिक्ट इसका एग्जाम्पल है। इन सब ने देशों की इंटरनल सिक्योरिटी को वीक बनाया। टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन। सेक्टेरियन फोर्सेस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, जैसे पाकिस्तान में लश्कर-ए-जहांगीर और इंडिया में रेडिकल ग्रुप्स ने सोसाइटी को डिवाइड किया और वायलेंस बढ़ाया। स्टेट अथॉरिटी की वीकनिंग। जब सरकार सेक्टेरियन वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाती तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अटैक्स इसका एग्जाम्पल है। 2. इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी एंड सोशल कोहीजन। पॉलिटिकल पोलराइजेशन। बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर वोट्स लेती है। ये डेमोक्रेसी के कोर वैल्यूज को कमजोर करता है। माइनॉरिटीज का मार्जिनलाइजेशन। सेक्टेरियनिज्म से माइनॉरिटीज इनसिक्योर फील करती है, जैसे पाकिस्तान में अहमया मुस्लिम्स और म्यांमार के रोहिंग्यास। सामाजिक समरसता का ब्रेकडाउन। सेक्टेरियन वायलेंस से ट्रस्ट खत्म हो जाता है और कम्युनिटीज के बीच हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है। 3. क्रॉस बॉर्डर एंड रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स।
एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। सेक्टेरियन ग्रुप्स अक्सर बॉर्डर के पार भी ऑपरेट करते हैं, जैसे पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स का इंडिया पर अटैक्स। एक्सटर्नल पावर्स का इंटरवेंशन। बाहर के देश सेक्टेरियन डिविजन्स को एक्सप्लॉयट करते हैं। सुन्नी शिया राइवलरी में सऊदी अरबिया और ईरान के इन्फ्लुएंस साउथ एशिया तक आते हैं। रीजनल कोऑपरेशन पर असर। इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स ने सार्क जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को कमजोर बनाया, जिसकी वजह से कलेक्टिव सिक्योरिटी मुश्किल हो जाती है। 4. इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशंस। आर्थिक नुकसान्स। सेक्टेरियन वायलेंस से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म गिर जाती है। श्रीलंका के सिविल वॉर के टाइम इकोनॉमी बहुत सफर हुई थी। रेफ्यूजी क्राइसिस। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स का बांग्लादेश में आना, जिसने रिसोर्सेस और सिक्योरिटी दोनों पर प्रेशर डाला। डेवलपमेंट गोल्स को हिंड्रेंस। गवर्नमेंट्स को ज्यादा पैसा डिफेंस और सिक्योरिटी पर खर्चना पड़ता है, जिसकी वजह से हेल्थ और एजुकेशन पर कम फोकस होता है। कंक्लूजन। साउथ एशिया की सिक्योरिटी के लिए सेक्टेरियन फोर्सेस एक बड़ा खतरा है। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ते हैं। अगर इंक्लूसिव पॉलिसीज और सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट नहीं किया गया तो यह रीजन के पीस और डेवलपमेंट दोनों को रोक देंगे। गवर्नमेंट्स को जरूरी है कि वो टॉलरेंस और कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 13. Write short notes on any two of the following questions in about 100 words each. Each part carries 6 marks. 1. Civil society. 2. Basic democracy. 3. Soft power. 4. Integrated rural development program. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब है कि कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन करें, उसके फीचर्स समझाएं और उसका इंपॉर्टेंस बताएं। फोकस कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि आप कंसाइज और क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो या नहीं। ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, सिविल सोसाइटी, बेसिक डेमोक्रेसी, सॉफ्ट पावर और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, साउथ एशिया के सोशियो पॉलिटिकल और डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां मैं 2 टॉपिक्स चूज कर रहा हूं, सिविल सोसाइटी और सॉफ्ट पावर। मेन बॉडी। 1. सिविल सोसाइटी। डेफिनेशन। सिविल सोसाइटी का मतलब है स्टेट और फैमिली के बीच का एक स्फीयर, जहां लोग वॉलंटरीली ऑर्गेनाइज होते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट्स के लिए। इसमें एनजीओ, सोशल मूवमेंट्स, कम्युनिटी ग्रुप्स, मीडिया और प्रोफेशनल एसोसिएशंस आते हैं। की फीचर्स। स्टेट से इंडिपेंडेंट होता है लेकिन उसके साथ इंटरैक्ट करता है। पब्लिक इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए काम करता है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। रोल इन साउथ एशिया। इंडिया। सिविल सोसाइटी ने आरटीआई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट और अन्ना हजारे के एंटी करप्शन आंदोलन में बड़ा रोल प्ले किया। बांग्लादेश। एनजीओ जैसे बीआरएसी और ग्रामीण बैंक ने पॉवर्टी रिडक्शन और वीमेन एम्पावरमेंट में काम किया। पाकिस्तान। सिविल सोसाइटी ने मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। सिग्निफिकेंस। स्टेट और सिटीजन्स के बीच ब्रिज का काम करता है। डेमोक्रेटिक कल्चर को प्रमोट करता है। मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को प्लेटफॉर्म देता है। 2. सॉफ्ट पावर। डेफिनेशन। सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट जोसेफ नए ने दिया। इसका मतलब है एक कंट्री अपना इन्फ्लुएंस मिलिट्री या फोर्स से नहीं, बल्कि कल्चर, वैल्यूज और डिप्लोमेसी के थ्रू एस्टैब्लिश करती है। की फीचर्स। पर्सुएशन और अट्रैक्शन पे बेस्ड होता है। कल्चर, एजुकेशन, मीडिया और फॉरेन पॉलिसी के जरिए चलता है। हार्ड पावर का कॉम्प्लीमेंट्री है। सॉफ्ट पावर इन साउथ एशिया। इंडिया। बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेद और डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंडिया के मेजर सॉफ्ट पावर टूल्स हैं। योगा डे का ग्लोबल लेवल पर सेलिब्रेशन इंडिया के इमेज को और स्ट्रांग बनाता है। पाकिस्तान। क्रिकेट, डिप्लोमेसी, सूफी कल्चर और क्यूजीन को प्रमोट करता है। श्रीलंका। बुद्धिस्ट हेरिटेज और टूरिज्म को सॉफ्ट पावर के तौर पर उस करता है। सिग्निफिकेंस। सॉफ्ट पावर गुडविल और पार्टनरशिप्स बिल्ड करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करके पीस प्रमोट करता है। साउथ एशियन कंट्रीज के लिए सॉफ्ट पावर एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाता है। कंक्लूजन। सिविल सोसाइटी और सॉफ्ट पावर दोनों ही नॉन कोअर्सिव डायमेंशंस को हाईलाइट करते हैं। सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी को अंदर से स्ट्रांग बनाता है, जबकि सॉफ्ट पावर एक कंट्री की इमेज बाहर दुनिया में इंप्रूव करता है। दोनों कॉन्सेप्ट साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और ग्लोबल पोजीशन को समझने के लिए क्रूशियल है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए तो description box में download link दिया हुआ है जरूर चेक करें। Thank you।